Continuing in the chapter of respiration in plants, in the second lecture today, we are going to talk about glycolysis and fermentation. ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था होती कहाँ पर है, ये लोकेशन क्या है, साइट क्या है इसकी। तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म। और किस में होती है तो ये यूनिवर्सल है, हर किसी में होती है, चाहे वो एरोब हो चाहे एनारोब हो, हर किसी में होगा। एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, दोनों के केस में हमें ये देखने को मिलेगा। और इसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। एनारोबिक के केस में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। एरोबिक के केस में ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर एरोबिक ऑक्सीडेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। तो इस शब्द का मतलब समझें हम लोग। तो ग्लाइको मतलब शुगर, ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग और ग्लाइकोज मतलब शुगर। तो शुगर को तोड़ना, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, या यूँ समझ लो शुगर को तोड़ना। अब एनसीईआरटी कहती है कि 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, गुस्तव एम्बडन, ऑटो मेयरहॉफ और जे परनाज। इनके नाम पर ये पड़ा EM और P, EMP पाथवे, ये पड़ा हमारा नाम इनका। इनके नाम पर इसका नाम पड़ा ग्लाइकोलिसिस का EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम हुआ हमारा EMP पाथवे। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ओनली प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही देखने को मिलता है। मैं इस चीज़ को यहाँ लिखूँ, एनएरोबिक के अंदर हमें ओनली ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा और एरोबिक के अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा प्लस ग्लाइकोलाइसिस प्लस TCA साइकिल हमें देखने को मिलेगी, या TCA साइकिल का ही नाम दूसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल हमें देखने को मिलेगी। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी हमने डिस्कस किया कि चाहे एरोब हो चाहे एनारोब हो, ग्लाइकोलिसिस इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर बात आती है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज क्या होता है, अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है या पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो है हमारा वो कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड से 2 आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर, तो ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स के हैं। और 3 कार्बन कंपाउंड्स का क्या बनता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। तो पायरुविक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, और ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर हम लोग फर्दर इसके अंदर बात करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है ये डिराइव कहाँ से हुआ है, डिराइव हुआ है ये सुक्रोज से, डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है, एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई एनसीईआरटी ने। पहली चीज़ क्या थी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लाइकोलिसिस। पार्शियल ऑक्सीडेशन के अंदर क्या प्रोडक्ट है, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। फिर ग्लूकोज का सोर्स क्या है, तो ग्लूकोज का सोर्स है कि ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। और सुक्रोज इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फिर सुक्रोज कहाँ से लिया जाएगा, ग्लूकोज को कहाँ से डिराइव किया जाएगा, या तो ग्लूकोज को सुक्रोज से निकाल सकते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, या ग्लूकोज को हम लोग डिराइव कर सकते हैं कहाँ से, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स से। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। फिर बात आ रही है हमारी, अच्छा ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स आपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर किसको पढ़ा था, स्टार्च को पढ़ा था, किसको पढ़ा था। बहरहाल आगे मूव ऑन करें क्या कि सुक्रोज क्या है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। अब एंजाइम कौन सा लगा, इन्वर्टेज लगा। सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है हमारा, इन्वर्ट शुगर। ये घर में हम लोग जो चीनी खाते हैं वो यही इन्वर्ट शुगर सुक्रोज है।
अब इन्वर्ट शुगर के ऊपर हमारा इन्वर्टेज एंजाइम लगा तो इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस हो गया। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हैं, हमारे दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। ये रेडिली एंटर कर जाएंगे हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। अब ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला स्टेप में क्या है, चाहे ग्लूकोज है या अगर मान लो फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज को पहले हम लोग, ग्लूकोज के अंदर हम लोगों ने एक फॉस्फेट को जोड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, एक एटीपी खर्च हुआ है। फॉस्फेट को जब भी, देखो इस चीज़ को याद रखना, फॉस्फेट को जब जोड़ेंगे या यूं समझ लो ऐड करेंगे, तब एटीपी खर्च होगा। लेकिन जब इसका उल्टा भी क्या ट्रू है, फिर फॉस्फेट को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा एटीपी फॉर्म होगा। इस चीज़ को याद रखना, ये दोनों बातें हैं। जब फॉस्फेट को हम लोग जोड़ेंगे तो फॉस्फेट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एटीपी हमारा खर्च होएगा, और फॉस्फेट को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो एटीपी हमारा फॉर्म होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमने इसमें फॉस्फेट ऐड किया है, तो एटीपी हमारा खर्च हुआ। कौन सा एंजाइम लगा, हेक्सोकाइनेज लगा। अब भाई बहुत बढ़िया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्योंकि आइसोमर्स हैं तो आइसोमरेज एंजाइम लग गया, फॉस्फेट वहीं का वहीं है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर हमने एक और फॉस्फेट ऐड किया, फ्रक्टोज 1,6, अब ये 2 फॉस्फेट हो गए, यानी बिस फॉस्फेट हो गया। अब इसके अंदर जब हमने एक और फॉस्फेट ऐड किया है तो एक और एटीपी खर्च हुआ, क्योंकि फॉस्फेट को जब हमने ऐड किया है तो एटीपी खर्च होना है, तो एक एटीपी ये खर्च हो गया, एक एटीपी ये खर्च हो गया। अब हमारी क्या बात आएगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया हमारा किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और हमारा एंजाइम कौन सा है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK एंजाइम है ये। अच्छा बात आई क्या कि ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज एंटर करेगा इसके थ्रू कि ग्लूकोज जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, लेकिन फ्रक्टोज हमारा सीधा इस स्टेप पे एंटर कर जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर एल्डोलेस एंजाइम एक्ट करेगा, और इसको क्योंकि ये 6 कार्बन का था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा 6 कार्बन का था, इसके ऊपर एल्डोलेस एक्ट करेगा और इसको स्प्लिट कर देगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स के अंदर, ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर या ट्रायोस फॉस्फेट, दोनों चीज़ है। इसके अंदर ट्रायोस फॉस्फेट के नाम से पता चल रहा है हमें 3 कार्बन का फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको DHAP भी लिखते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब बात आती है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है हमारा, इसके ऊपर हमारा एंजाइम एक्ट करता है डिहाइड्रोजनेस, DH का मतलब डिहाइड्रोजनेस। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे काम करने वाला डिहाइड्रोजनेस का क्या नाम हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इस एंजाइम का को एंजाइम क्या है हमारा, NAD+, क्योंकि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का को एंजाइम NAD+ है, तो जब ये काम करेगा इसके ऊपर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर, इसके नाम में ही आ रहा है डिहाइड्रोजनेस, तो हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकेगा, तो NAD जो है हमारा, जो इसका कोएंजाइम है, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में और H+ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। फिर इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, 1,3-BPG फॉर्म हो गया कि बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जो भी बोलना चाहो आप, इससे ये फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो इसके अंदर 2 फॉस्फोरस वाले हमारे कंपाउंड है, ये क्या 2 फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि बिस फॉस्फो है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक फॉस्फेट को निकाला। अब वापस से याद करो कि जब हम लोग फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो ATP की फॉर्मेशन होगी, तो क्योंकि ये ट्रायोज बिस फॉस्फेट जो है हमारा, ये 2 कंपाउंड हैं, तो इसमें से टोटल ATP कितने बनेंगे,
कि भाई 2 कंपाउंड्स के साथ होएगा तो 2 एटीपी यहाँ बन जाएंगे हमारा, और ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, या ट्रायोस फॉस्फेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ट्रायोस फॉस्फेट था, ट्रायोस फॉस्फेट से हमारा ट्रायोस बिस फॉस्फेट बना है, और ट्रायोस बिस फॉस्फेट से वापस से ट्रायोस फॉस्फेट बना है। यानी जो चीज़ यहाँ पे थी वही हमें वापस मिल गई है। वापस से इस चीज़ को गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ट्रायोस फॉस्फेट था, ट्रायोस फॉस्फेट से ट्रायोस बिस फॉस्फेट बना, ट्रायोस बिस फॉस्फेट से हमारा ट्रायोस फॉस्फेट वापस बन गया। तो क्योंकि यहाँ पर रिमूवल हुआ है फॉस्फेट का, तो 2 एटीपी हमने यहाँ बना लिए। अब आगे चले हम लोग, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब आप देखो इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे आ गया ये, यानी थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जब आ गया तो पोजीशन चेंज हुई, तो म्यूटेज एंजाइम ने काम किया। अब बात करें हम लोग इसके अंदर और आगे, तो अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा, इसके ऊपर इनोलेज एंजाइम रिएक्ट करेगा और रिमूवल ऑफ वाटर होगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, याद रखना कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर इनोलेज काम करता है और वाटर की रिमूवल करता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इनोलेज एंजाइम ने किया और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया। इसके नाम से ही हमें इसका प्रोडक्ट पता चल रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया। अब लास्ट स्टेप के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से आप ये चीज़ देखो, फॉस्फेट को फिर से रिमूव किया तो फिर से हमारे एटीपी बनेंगे। तो कितने कंपाउंड्स के साथ होगा, तो 2 एटीपी बनेंगे, और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो अब यहाँ पर आप देखो कि 2 एटीपी यहाँ बन गए, 2 एटीपी यहाँ बन गए, 4 एटीपी बन गए टोटल। 4 एटीपी जब टोटल बन गए हमारे, तो इधर अगर हम लोग देखें 2 एटीपी खर्च हुए, 1 एटीपी ये खर्च हुआ, 1 एटीपी ये खर्च हुआ, तो टोटल कितना हुआ हमारा, 4 एटीपी हमारे फॉर्म हुए और 2 हो गए एक्सपेंड हो गए। तो टोटल नेट एटीपी कितना हुआ, नेट एटीपी हमारे हो गए 2। टोटल एटीपी कितना हो गया, टोटल एटीपी हैं 4। टोटल एटीपी कितने बने, 4 बने, लेकिन क्योंकि 2 खर्च हो गए तो नेट एटीपी हैं 2। फिर बात करें कि NADH की, NADH कितने बन गए, 2 NADH भी मिलेंगे हम लोग को यहाँ से। तो हमारी ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं कि टोटल 4 ATP और 2 NADH, या फिर यूँ कहें नेट 2 ATP और 2 NADH। अब NCERT क्या कहती है आपसे, अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट, कि ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ लगता है, हम लोग यहाँ देख चुके। फिर दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है आइसोमराइज करके हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो हैं हमारे इसके सब सेम है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के। वेरियस स्टेप्स जो हैं ग्लाइकोलिसिस के बगल वाली फिगर में दे रखा है। इन ग्लाइकोलिसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शन, अभी कितने स्टेप की रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 स्टेप्स हैं इसके, 10 रिएक्शंस हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैं। क्या क्या एंजाइम्स हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। ये होता है जिससे हमारा पायरुवेट बन जाए, यानी पायरुविक एसिड बन जाए, किससे, ग्लूकोज से। वाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, अब NCERT आपको काम की बात बोल रही है कि वाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ ATP या NADH टेक्स प्लेस। तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप है हमारा जहाँ पे ATP फॉर्म हो रहा है। फिर ये वाला स्टेप जो थर्ड स्टेप है सॉरी, ये इसके अंदर ATP की कंजम्पशन हो रही है। तो ये 2 हो गए ATP कंजम्पशन वाले। ATP की प्रोडक्शन वाले 2 स्टेप ये हैं हमारे, 2 ATP इधर बनेंगे और 2 ATP यहाँ बनेंगे। और फिर NADH कहाँ बन रहा है हमारा, NADH इस स्टेप पे बन रहा है। ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं, आप इन स्टेप्स को नोट कर लेना, भूलना नहीं है कभी, इन स्टेप्स के बारे में पूछा जाएगा। अब NCERT क्या बता रही है कि ATP जो है यूटिलाइज हुआ 2 स्टेप्स पे। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में लगा, यानी ग्लूकोज को हमने ऐड किया था तब। और दूसरा कब यूटिलाइज हुआ, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ये दूसरा स्टेप था जहाँ पे हमारा ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है। हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज के अंदर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना था तो फॉस्फेट ऐड करने के लिए एक ATP खर्च किया था। सिमिलरली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर जब दूसरा फॉस्फेट ऐड करना था तब हमने एक और ATP खर्च किया था। फिर बात आई क्या कि NCERT हमसे कह रही है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसको स्प्लिट किया किसके अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर।
और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, इसको मैं बहुत प्यार से पागल बोलता हूँ PGAL। यानी हमने क्या किया, अपने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को पागल और DHAP के अंदर हमने स्प्लिट कर दिया। हमें फिर NCERT क्या कह रही है कि NADH हमने किस में वो किया है, फॉर्म किया है कि वी फाइंड दैट देयर इज़ वन स्टेप वेयर NADH इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम NAD। ऑब्वियसली NAD से ही बना है ये। अब बात आई क्या कि ये स्टेप कौन सा है, जब पागल जो है BPGA में कन्वर्ट होगा तब हमारा NAD बन जाएगा। यानी PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होएगा तब हमारा NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। और NCERT कहती है क्या कि 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NADE। ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई इसमें से ये जो 1 और 2 हाइड्रोजन लगे इसके अंदर ही तो आके जुड़े, तो ये रिमूव कहाँ से हुए, इसमें से ही तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिमूव हुए हैं। इसी चीज़ को NCERT ने बोला है कि 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD, ताकि NADH प्लस H प्लस की फॉर्मेशन हो पाए। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा था, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था। डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जब हमारा आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे शटल रिएक्शन के अंदर, आप तब भी देख सकते हो कि ये डिहाइड्रोजनेस पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस है, तब भी NAD को अपना कोएंजाइम की तरह काम में लेता है। बहरहाल वापस हम लोग अपने इस डिस्कशन पे आएँ तो PGAL क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसने अपने 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दिया है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ एंड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा BPGA के अंदर, यानी बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और BPGA जो है हमारा फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देगा, विच इज़ ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट हैं और इससे सिंगल फॉस्फेट वाला बना, यानी फॉस्फेट का रिमूवल हुआ है, तो हमारा एनर्जी फॉर्मेशन स्टेप है ये, फॉर एनर्जी फॉर्म होगी, ATP का प्रोडक्शन होगा। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ऑब्वियसली जब एनर्जी को ट्रैप करना है तो ATP जो कि एनर्जी करेंसी है उस फॉर्मेट में ही हम लोग इसको ट्रैप करेंगे। बाकी लास्ट स्टेप की बात करें, अनदर ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट टू पायरूविक एसिड, यानी लास्ट स्टेप भी हमारा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग स्टेप है। तो हमें ये याद रखना है कहाँ कहाँ पर हमारा ATP खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ पर हमारा ATP फॉर्म हुआ है और कहाँ पर हमारा NADH फॉर्म हुआ है। फिर हम लोग बात करें कि कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से 4 ATP बन रहे हैं टोटल, और नेट ATP कितने बन रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा NADH भी बन रहे हैं, 2 NADH। बहरहाल इस NADH को अगर हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर लेंगे हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो हम लोग और भी बना सकते हैं, लेकिन NCERT ने क्या पूछा है, डायरेक्टली कितने बने हैं। तो डायरेक्टली टोटल अगर पूछेंगे तो 4 ATP, और अगर नेट पूछेंगे तो 2 ATP हमारे फॉर्मेशन हुई है। फिर बात आई क्या कि जो पायरूविक एसिड है हमारा, ये की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, क्योंकि पायरूविक एसिड के पास 3 रास्ते हैं आगे जाने की, कि पायरूविक एसिड जो है हमारा, पायरूविक एसिड ये 3 रास्ते ले सकता है। या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा तो ये TCA साइकिल की तरफ जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर ये दोनों रास्ते जो हैं ये करते हैं फर्मेंटेशन की तरफ लीड। अब फर्मेंटेशन के अंदर एक है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जो पायरूवेट है हमारा, यानी पायरूविक एसिड जो है, ये की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। अब बात आती है व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरूवेट। अब मेटाबॉलिक फेट क्या है हमारे पायरूवेट की, ये डिपेंड करेगा कि सेलुलर नीड क्या है, सेल क्या चाहता है, इस बात पे डिपेंड करेगी हमारा ये फैसला कि क्या नाम है कि पायरूविक एसिड कौन सा रास्ता अपनाएगा। अब NCERT फिर वही बात कह रही है, देयर आर 3 मेजर वेज, 3 मेजर रास्ते हैं जिसके अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं वो हैंडल करते हैं पायरूविक एसिड को, जो कि प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस से। ये क्या क्या है, पहला लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसके अंदर इथेनॉल बनेगी, और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के होगा TCA साइकिल के थ्रू। फिर बात आई क्या, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी चाहे लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें टीसीए साइकिल देखने को मिलेगी। ये मैनी प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर होता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट दोनों में पॉसिबल है ये। ऐसा मत सोचने लगना कि फर्मेंटेशन है तो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो हमारा जो मसल के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं तो वो किस वजह से पड़ते हैं, बिकॉज मसल्स को जब आप स्टीनस एक्सरसाइज करोगे करते करते लैक्टिक एसिड की वहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगी। किस वजह से? एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, और इसीलिए वो दर्द उठने लगता है हमारी मसल्स के अंदर। बहरहाल हम लोग आगे मूव ऑन करें इस डिस्कशन के अंदर। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है हमसे? फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमें अगर करना है तो ऑर्गेनिजम्स को अडॉप्ट करनी पड़ेगी कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल, जो कि क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कहलाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही आप अपना क्रेब्स साइकिल समझो। और इस प्रोसेस के अंदर बिकॉज ये एरोबिक है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को ये मांगता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का नेट प्रोडक्ट क्या था? आपका पायरूवेट था। अब इस पायरूवेट के पास 3 रास्ते हैं जाने के। पहला टीसीए साइकिल जो एरोबिक रेस्पिरेशन, बाकी दोनों फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन, और दूसरी है हमारी किस चीज़ की? एथेनॉल की फर्मेंटेशन, अल्कोहल की फर्मेंटेशन। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है इसको फर्मेंटेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लें। तो फर्मेंटेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो करते हैं, ताकि हमें इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि फर्मेंटेशन हो क्यों रहा है, ये एनएडी का क्या रोल है, हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज आ गई हो, और इसके जो एंजाइम्स हैं ये एनसीईआरटी में दिए नहीं हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, और अच्छा रहेगा कि आप इनको याद कर लो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।